यस वी आर लाइव नाउ। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। एक आशा, एक उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। लंबी गहरी सांस और मेरे सभी मित्रों से निवेदन है कि वो अपना वीडियो जरूर ऑन करें। ठीक है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रब बोलता हम टुगेदर। कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग अपने पास जो भी आप लोगों के पास कॉपी कलम है, पेन पेंसिल है ना, जो भी चीज कंफर्टेबल है उन चीजों के साथ आप लोग क्लासेस में जुड़िए। लास्ट का सेशन जो होगा, तो क्लासेस आप लोगों की लगभग 60 मिनट से 90 मिनट की रहने वाली है। ठीक है। डजेंट मैटर कि वो 60 मिनट में कंप्लीट हो जाए या 90 मिनट में कंप्लीट हो। कई बार क्या होता है कि क्लासेस थोड़ी लंबी लेंथी हो जाती है, तो किसी को यह ना लगे कि सर आपने 1 घंटे बोला था, 1.25 घंटे हो गए। ऐसा नहीं है। टीचर इंटरेक्शन करेंगे तो हो सकता है कुछ क्लासेस शुरू की कम रहे या कोई ज्यादा हो जाए। ऊपर नीचे होंगे, उन चीजों से परेशान नहीं होंगे। धैर्य के साथ आप लोग क्लासेस लीजिए। योग में सहयोग का नाम ही आप लोगों की क्लासेस का रहेगा उद्देश्य। तो अभी रोहित जी को हम उसका आज का होस्ट बनाते हैं क्लासेस का। उनके पास अभी एक्सेस दे दिए जा रहे हैं हम। तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं जी। रोहित जी, स्वागत है आपका आज की क्लास में, और मंच आपका। ओम। धन्यवाद अर्पण जी। सबको प्रणाम। मेरी आवाज आ रही होगी सभी को? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। हाँ जी, अब क्लास प्रारंभ की जा सकती बहुत धन्यवाद। बाकी सभी विद्यार्थियों का भी आज स्वागत है। पहली कक्षा है आपका यथार्थ एकेडमी। बड़ा सुंदर प्रयास अर्पण जी ने किया है सब लोगों को बढ़िया से पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, है ना। कोई किसी को रिसर्चर बनना है, किसी को टीचर बनना है, तो उन दोनों ही विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ये यूजीसी नेट की हम तैयारी करेंगे जी। तो सबका परिचय हो गया। तो आज जो हमारी पहली क्लास है, इसमें क्लास शुरू करने से पहले दो तीन चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिया कि सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबका अपना अपना एम होता है कि हम क्लास से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि नेट का एग्जाम तो सबको क्रैक करना है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल नेट का एग्जाम क्रैक करना रहेगा तो हम उतने एफर्ट नहीं लगा पाएंगे अपने तैयारी करने के लिए, है ना। इसके साथ साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, कुछ आपके इसके साथ और चीजें सोचिए कि जब आपका नेट एग्जाम क्रैक होगा तो आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे लाइफ जीने के। आप एज एज ए टीचर, एज एज ए रिसर्चर, आप जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी आपका रुचि है उसको पूरी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई भी हो जाता है तो क्या होगा, आप अपने शौक भी पूरा करें टीचर बनने के या रिसर्चर बनने के, और साथ में जो जेआरएफ होगा आपका, वो आपका फाइनेंशियली थोड़ा सा गेन भी कराएगा। यानी कि आप थोड़ा अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नहीं तो पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती आगे, पीएचडी नहीं हो पाती किसी किसी की, और किसी का रिसर्च करने का, ज्यादा अध्ययन करने का किसी की इच्छा रहती है तो वो भी नहीं हो पाती है। तो जो आपका जो सिलेबस है, आप पहले तो ये मान के चलिए, आप कोई भी उद्देश्य है, चाहे नेट की तैयारी करने का उद्देश्य, चाहे आपको कोई भी हो, है ना, रिसर्चर बनना है, टीचर बनना, कुछ भी हो, लेकिन ये सिलेबस से प्यार करिए, है ना। अभी तक भी मैंने जितना देखा सुना, इसलिए मैंने पूछा कि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि सिलेबस पढ़ने से आपको क्या क्या चीजें गेन हो जाएंगी, क्या क्या चीजें आपको समझ में आएंगी, जब तक आपको इस सिलेबस से प्यार नहीं होगा। और जब आपका इस सिलेबस से प्यार हो जाएगा ना, फिर आप देखिए कोई भी ऐसी चीज जो आप योग से संबंधित जानना चाहते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं रहेगा जो कि आप नहीं जान पाएंगे। यूजीसी नेट योगा का सिलेबस अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है योग की। चाहे आपकी योग के ऊपर लेक्चर देना हो, चाहे आपको योग की थेरेपी करनी हो, है ना। दो ही फील्ड तो है योग में, या तो आप टीचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे योगा को, थ्योरी लेक्चर लेंगे, या आप योग की थेरेपी देंगे, योगा क्लासेस लेंगे, डीजीज वाइज योगा सिखाएंगे, पैसा कमाएंगे, सेंटर खोलेंगे।
तो दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ये सिलेबस। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो कुछ में कमी हो। जिसने यूजीसी नेट का सिलेबस पूरा कर लिया, है ना, पढ़ लिया अच्छे से, उसको पूरी जानकारी हो गई। एक भी चीज योगा थेरेपी से रिलेटेड उसको ऐसे नहीं है कि जो उसको नहीं पता हो। ठीक है, तो केवल ये यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं करवा रहा है, आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा आपकी। ठीक है। और जैसे नमिता जी ने बोला कि मुझे जानकारी भी करनी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप वास्तव में पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। केवल एक एग्जाम, एग्जाम तो अगले 6 महीने में हो सकता है आप क्रैक कर लो। बहुतों ने किया है, बहुतों ने बिना पढ़े भी कर लिया है। लेकिन बिना पढ़े जो जिन्होंने कर लिया है, आप उनसे अगर अभी 2 साल के बाद योग का एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछो ना कि गीता में योग की परिभाषा क्या है, उनको नहीं पता है ना, उनको नहीं पता है। और किसी ने, भाई ओबीसी की वजह से इसलिए हो गया, किसी का ईडब्ल्यूएस में जो है उसमें आरक्षण जो मिलता है उसकी वजह से अपना नेट जेआरएफ हो गया। लेकिन उससे है ना, पैसा तो आपको गेन हो गया, लेकिन ये जो नॉलेज है ना, जिसकी वजह से आपकी आगे वाली जिंदगी सुधरने वाली है, या आगे वाली जिंदगी में जिसका रोल है ना, ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि सिलेबस से जरूर अटैचमेंट बढ़ाइए, प्यार करिए। ये सिलेबस आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और साथ में आपको सम्मान भी दिलाएगा, पैसा भी दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा। ठीक है ना। तो पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अपने सिलेबस को अच्छे से समझना है, कहाँ आपकी कमजोरी है, किस पोर्शन में, उसको आइडेंटिफाई करिए। और उससे टाइम टू टाइम, अभी समय रहते हमसे डिस्कस कर लीजिए कि सर मेरी ये वीकनेस है, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको अभी तक फिलहाल पहले यूनिट पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योगा है। और फिर पतंजलि योग सूत्र भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। बाकी आगे जैसे अभी अर्पण जी का निर्देश होगा वैसे वैसे करेंगे, देखेंगे। लेकिन ये 2 यूनिट आपका आधार बनाएंगी, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र लगभग लगभग हर बार एवरेज मान के चलो 13 क्वेश्चन अकेले योग सूत्र से आते हैं। अभी तक मैक्सिमम 17 क्वेश्चन आए हैं योग सूत्र से, और कम से कम 12 आए हैं, तो एवरेज मान के चलो 13 से 14 इतना रहता ही है योग सूत्र से। और योग सूत्र अपने आप में एक यूनिट है, और एक तरीके से योग का बेस है, आधार है योग सूत्र। पूरे योग का, चाहे योग चिकित्सा हो, योग थेरेपी हो, या योग प्रशिक्षण शिक्षण कुछ भी हो, उसका आधार ग्रंथ है योग सूत्र। तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपके इसलिए एग्जाम में आपको लगता है ना कि बाहर से आ गया, वो बाहर से जो क्वेश्चन आता है ना, हो सकता है आपने वो पढ़ा नहीं हो। अगर आपने योग सूत्र पढ़ लिया है ना, तो योग सूत्र के आधार पे उस बाहर से आए हुए प्रश्न का भी आप उत्तर दे सकते हो, है ना। अगर आपने योग सूत्र पढ़ रखा है, तो योग से संबंधित कोई भी बात का आप उत्तर दे सकते हो, क्योंकि आपके पास योग का बिल्कुल विस्तृत दृष्टिकोण है ना। और योग सूत्र पढ़ने वाले को ही वो प्राप्त होता है। ठीक है। तो कॉमन सेंस आपकी बढ़ जाएगी योग के बारे में, वो आप योग सूत्र पढ़ने से आपको पता लगेगा। लेकिन योग सूत्र पढ़ने से पहले आपको पहले यूनिट का पता होना जरूरी है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, है ना, बिल्कुल बेसिक। टर्मिनोलॉजी एक तरीके से आप बोल सकते हो उसके, क्या क्या शब्दों का प्रयोग होता है योग में, उन सारे शब्दों का प्रयोग, उनका अर्थ आप पहली यूनिट में समझेंगे, है ना। तो दूसरा दूसरा मुझे क्या कहना था आपको, कि जिसकी भी जो भी कमजोरी है, उन सारी चीजों को दूर करिए, पढ़िए। सुबह उठते ही नई चीजों को पढ़िए जो आपको याद करनी है, और रात को सोने से पहले रिवीजन करके सोइए। अगर आपने जो पढ़ा है, अगर उसको पढ़े हुए को आपको आपने 24 घंटे के अंदर नहीं दोहराया, तो आप मान लीजिए कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपको दोबारा से वो पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। जो आपने पढ़ा, अगर उसको 24 घंटे के अंदर आपने रिपीट पढ़ लिया, दोबारा से फिर पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में छप जाता है। अगर उसको 72 घंटे होने से पहले, यानी कि 3 दिन होने से पहले दोबारा फिर रिवीजन कर लिया, तो वो आपका एक तरीके से 50% आपकी उसके ऊपर कमांड आ जाती है। यानी कि जिस दिन पढ़ा उस दिन रिवीजन शाम को जरूरी है, और उस रिवीजन करने के बाद 3 दिन के अंदर दोबारा से फिर रिवीजन जरूरी है। और फिर उसको हर 7 दिन में, हर 3 दिन में रिवीजन करते जाइए। आपको दोबारा से एग्जाम के टाइम में दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो इस रूल को, इस नियम को फॉलो करना है, अपनाना है। तभी ये मान करके हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो मुझे आपको इंस्ट्रक्शन देना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, मेंटली प्रेजेंट रहिए, फिजिकली प्रेजेंट रहिए क्लास में। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ईयरफोन लगा के छोड़ दिया क्लास में। नहीं, पूरी सीरियस होकर के, गंभीर होकर के कक्षा में बैठिए। पढ़ना है तो ही क्लास अटेंड करिए, नहीं तो आपकी ऐसी आदत होगी ना, कान में सुन रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में
कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसे फायदा नहीं है। ठीक है, पूरा मेंटली प्रेजेंट रहिए, फिजिकली प्रेजेंट रहिए क्लास में, जो बोला जा रहा है उसको सुनिए, और सुन करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मेमोरी वही याद रखती है जो आपने पूछा है। जो मैंने बताया है वो आपको कितना याद रहेगा, 25%। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो कितना याद रहेगा आपको, लगभग 50 से 75% आपको याद रहेगा, वो चांसेस है। क्योंकि वो आपका खुद का प्रश्न था, खुद का आपका प्यास थी, जिज्ञासा थी, वो आप जब पूरी हो गई तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी। और जो लेक्चर दिया जाता है वो आपको कम याद रहता है। तो तीसरी चीज का ये ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले योग के सभी अध्यापकों को, गुरुजनों को, महर्षि पतंजलि को, सभी को प्रणाम करते हैं। गुरु सत्ता को, परम सत्ता को नमन करके, सिर झुका करके प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा विषय है योग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ योगा, और योग का डेवलपमेंट। योग कैसे कैसे विकसित हुआ है। योग जो आज हमारे तक पहुंचा है, जिस योग को हम आज जानते हैं, वो योग सदियों से चला आ रहा था और आज वो डेवलप हो गया। जैसे कि आज जो हम भोजन खाते हैं, क्या क्या बनाते हैं भोजन में, सबने अपने अपने घर में कुछ ना कुछ अभी बनाया होगा, खाया होगा। किसी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई होगी, किसी ने पनीर बनाया होगा, मटर पनीर, है ना, किसी ने चटनी के साथ भी खाया होगा। तो ये चटनी में क्या डाला आपने, सब्जी में क्या डाला आपने, और आपकी पनीर की सब्जी में क्या क्या कॉम्बिनेशन आपका था, ये कॉम्बिनेशन एक दिन में नहीं बन गया। ये सब्जी न जाने कितने हजारों सालों तक, सदियों तक ये चलता रहा। कोई केवल प्याज के साथ खाता रहा, कोई केवल नमक के साथ खाता रहा, कोई केवल धनिया के साथ खाता रहा, और धीरे 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 आपस में इन चीजों को मिलाना शुरू किया, तो एक नई रेसिपी बन गई जिसको हम सब्जी के नाम से जानते हैं, चटनी जानते हैं, है ना, या कोई बढ़िया से पनीर आदि की सब्जी बन गई। तो ऐसे ही योग भी क्या था, योग शुरुआत में कोई योग को समझता था केवल यम, बस अहिंसा का पालन करो, है ना। कोई योग को समझता था केवल आसन, कोई योग को समझता था केवल श्वास लंबा लेना, कोई केवल समझता था कि बस एक पैर पे खड़े रहना, बस इतना ही योग है। कोई समझता था कि हाथ में खड़ताल मंजीरा लेकर के हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, बस इतना ही करते जाओ, या राम राम राधे राधे सीता 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 राम, इतना कहते जाओ, यही योग है ना। तो अलग अलग कालों में अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग योगियों ने, या जो भी योग की विधाओं को अपनाया, लोगों ने उसी को मान लिया कि योग इतना ही है ना। ऐसे ही सदियों तक चलता रहा कि केवल इतना ही योग है, भजन कीर्तन करना ही योग है, आसन करना ही योग है, लंबी सांस लेना ही योग है। कोई ध्यान में बैठा हुआ तो समझ लिया कि यही योग है, ध्यान ही योग है। लेकिन इन सारी पद्धतियों को, सारे विकास क्रम को समझते हुए, कोई मैसेज कर रहा है, पर्सनल मैसेज भाई के। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर ले, उसको रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, तो सदियों तक ये चलता आ रहा था ऐसे ही। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया, महर्षि पतंजलि ने उस सारे योग के अलग अलग विधाओं को, है ना, कोई भजन कीर्तन, कोई आसन, कोई प्राणायाम, कोई मुद्रा, कोई बंद, इन सारी विधाओं को, योग की जितनी भी टेक्निक्स थी, उनको सबको इकट्ठा जोड़ दिया उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने कंपाइल कर दिया उसको, है ना। कंपाइल करके एक नया ग्रंथ बना दिया, योग सूत्र, जिसमें योग की ऐसी कोई विधान नहीं है जो योग सूत्र में समाहित नहीं है। योग सूत्र में क्या है, अष्टांग योगा, यानी कि केवल 8 भागों में उसको योग को बांट दिया, और वो 8 भाग ऐसे हैं जिसमें सारे योग समाहित हो गए। उसमें कर्म योग भी आ गया, उसमें भक्ति योग भी आ गया, उसमें मंत्र योग भी आ गया, उसमें लय योग भी आ गया, उसमें हठ योग भी आ गया, है ना। सारे तरह के योग उन्होंने सम्मिलित कर दिए उस अष्टांग योग में, है ना। वो 8 अंगों वाला योग महर्षि पतंजलि के योग के नाम से जाना जाता है, या महर्षि पतंजलि के जब पुस्तक लिखने के बाद या कंपाइल करने के बाद हम उसको अष्टांग योग के बारे में जानते हैं, जिसके नाम पर ये संस्था का भी नाम है, अष्टांग योगालय, है ना। तो अच्छा सुंदर नाम अर्पण जी ने दिया है इसको, है ना। और फिर ये वो जो योग का यथार्थ रूप है, उसको हम आज यथार्थ अकेडमी में पढ़ने जा रहे हैं कि वास्तव में जो योग था वो क्या है, और जो अभी है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना। तो योग का इतिहास भी हम पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो योग था, वो पहले वाला पॉइंट आप देखेंगे, कर्सर दिखाई दे रहा होगा सभी को, ये श्रुति और स्मृति।
श्रुति और स्मृति। पहले की जो भी शिक्षाएं थी, केवल योग ही नहीं, जो भी आपके पास नॉलेज थी। अभी अर्पण जी ने बोला कि कक्षा शुरू होने वाली है, तो आप लोग सभी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए। क्यों कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए? क्योंकि जो मैं शिक्षक बताएंगे, आचार्य जो बताएंगे, उसमें आपको कोई महत्वपूर्ण चीजें लगेंगी, उसको आपको नोट करना पड़ेगा। नोट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि जीवन में अप्लाई करना है किसी न किसी मोड पे, है ना। इसलिए तो आपको याद रखना है। लेकिन ये बिना नोट किए भी तो याद रख सकते थे ना। लेकिन नोट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप भूल जाते हो, इसलिए नोट करना पड़ रहा है। लेकिन पहले के समय में, पहले के जो व्यक्ति थे हमारे, हम तो आज 2024 में जीवन जी रहे हैं, लेकिन 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख साल पहले भी तो लोग रहे थे, है ना। जिनकी संतान हम हैं, हमारे पूर्वज भी तो 1 लाख, 2 लाख साल, 3 लाख साल पहले रहे होंगे। वो लोग कैसे नॉलेज लेते थे, कैसे याद रखते थे? अगर उनको भी ऐसे ही बोल दिया जाता है कि भाई कॉपी पेन लेके बैठो, तो कॉपी पेन तो था ही नहीं। पेन का आविष्कार ही कब हुआ? पेंसिल का आविष्कार ही कब हुआ? है ना। किताबें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो क्या करते थे फिर वो याद रखने के लिए? तो इन श्रुति परंपरा का इस्तेमाल करते थे, श्रुति। जी। श्रुति परंपरा का मतलब क्या होता है कि अब बैक में चलो। अभी ये 2024 में चल रहे थे, तो अब मैं, अर्पण जी ने बोला कि कॉपी पेन लेके बैठो, आपको नोट करना है। लेकिन अब आप सपोज करो कि आप 1 लाख साल पहले हो, 1 लाख साल पहले के समय में पहुंच जाओ, और तो मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो आपको याद रखना है ना। क्योंकि आपके पास कॉपी और पेन नहीं है, तो क्या करोगे आप? जो मैंने बोला उसको सुनोगे, यानी कि श्रुति करोगे। उसको इतनी फोकस होकर के, इतना कंसंट्रेट होकर के सुनोगे कि दोबारा, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। अब टीचर को बोलोगे कि गुरुजी दोबारा फिर सुना दो अगले दिन, तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो आप इतना कंसंट्रेट हो जाओगे, इतना फोकस्ड हो जाओगे अपने उनके वचनों पर, कि जो उसने बोला है एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना। उसको याद करोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि ये दोबारा नहीं बोला जाने वाला ये शब्द। तो पूरी एनर्जी लगाओगे, अपने माइंड की पूरी कैपेसिटी आप लगाओगे, है ना। अपना पूरा ब्रेन लगाओगे कि ये चीज मैं भूलूं नहीं, याद रहे। इतनी जिम्मेदारी के साथ आप सुनोगे, है ना। अभी हो सकता है लापरवाही के साथ आप सुनो, क्योंकि अभी पेन पेंसिल है तो नोट किया जा सकता है, तो लापरवाही करना स्वाभाविक है, कर सकते हो, है ना। लेकिन आपके पास रिपीटेशन का कोई चांस ही ना हो, तो पूरा फोकस लगा के आप सुनोगे। उसी को बोलते हैं श्रुति परंपरा। सुना आपने, और फिर उसको याद रख लिया। वो ज्ञान मिलता था श्रुति परंपरा के आधार पर, केवल सुनने के माध्यम से। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे। ये श्रुति परंपरा। फिर आ गई स्मृति परंपरा। स्मृति परंपरा में क्या किया गया कि जो आपने सुना था, है ना, जो आपने सुना, मान लो मैं एक गुरु हूं, मैंने अपने शिष्यों को कुछ सुनाया और उसने याद रख लिया। लेकिन जैसे जो बात मैंने जैसे बताई थी, वैसे वैसे तो वो किसी सामने वाले को रिपीट नहीं कर सकता। अब मेरी तो एक उम्र है ना, भाई गुरु जी तो एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, आज नहीं तो 50 100 साल बाद। लेकिन जो मैंने शिष्य को बताया था वो एज इट इज तो नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता उन चीजों को। कुछ ना कुछ उसका अनुभव जुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। स्वाभाविक है, होना ही है, नहीं होगा। अब आप ही देख लो, आपको कोई एक चीज बताता है और आप किस दूसरे को बताते हो, उसमें 2 4 चीजें ऐड करते हो कि नहीं? मसाला मारते होगे ना, थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत तो मसाला मार ही देते होगे उसमें, तड़का वगैरह लगा करके, कि उसने कहा था कुछ और आपने सामने वाले को जो बताया, जो आगे फॉरवर्ड किया, उसमें इतना तड़का लगा दिया कि उसका अर्थ का अनर्थ ही हो गया, है ना। या जितने गहराई से कोई बात बोली गई, तो उससे ज्यादा वो समझी गई जब आपने उसमें तड़का लगा दिया। तो ऐसे ही ऋषियों ने क्या किया कि जो गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहा था, उसको क्या कर दिया, सूत्रों में पिरो दिया, संस्कृत के सूत्रों में पिरो दिया, है ना। संस्कृत में उसको बोल दिया, ऐसे बोल दिया कि वो गाना बना दिया, है ना। जैसे हम राम को लाए हैं, जो हम किसको, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, है ना। यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे, ऐसे गाने सुन रहे हो ना आप। तो अब मुझे लोगों को यह बात पहुंचानी है कि अगले 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, तो आपको किसको जिताना है। बस ये मैंने 2 लाइन बोली है, वो 6 महीने तक व्यक्ति को याद रहेंगी। अगर यही बात मैं अगर सिंपल बोलता कि जो राम को लेकर आए हैं ना, उनको हमें जिताना है चुनाव में, 6 महीने तक याद रहती है आपको? नहीं। लेकिन मैंने इसमें लय सुर ताल जोड़ दिया, आपको 6 महीने छोड़ो, 6 साल याद रहेगी, है ना। क्योंकि वो एक रिदम ऐसी बन गई, तुरंत से वो अच्छा सा लग रहा है सुनने में, है ना। आपका इमोशनल और आपका एक तरीके से लॉजिकल माइंड, दोनों तरीके से आप उसको सुन रहे हो, इमोशनली भी अटैच हो रहे हो और आप दिमाग से भी सुन रहे हो, तो आपको याद रहेगी 6 6 साल तक। तो ऐसे ही ऋषियों ने क्या किया, उनको सूत्रों में पिरो दिया, संस्कृत के सूत्र बना दिए, श्लोक बना दिए,
और आपके दिमाग में वो आपकी दिमाग रूपी चिप में, मेमोरी कार्ड में उसको डाल दिया, जिसको बोलते हैं स्मृति ग्रंथ, है ना। फिर उन स्मृतियों को, जो दिमाग में याद रखे गए सूत्र और श्लोक, उनको समय के साथ साथ आगे बढ़ता रहा समय, है ना, समय बढ़ता रहा तो उनको फिर किताबों के रूप में लिख दिया गया, जो आपको याद था। क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अचानक से युद्ध होने लगे थे, है ना। महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण काल में युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या होता था? युद्ध में हमेशा हानि होती है। अध्यापक भी मारे गए, गुरु लोग भी मारे गए, ब्राह्मण भी मारे गए, क्षत्रिय भी मारे गए, तो ज्ञान ध्यान की बातें करने वाले कम लोग रह गए। इसलिए क्या हुआ कि आदेश दिया गया सबको, विद्वानों को, कि तुम्हारी स्मृति में जो जो भी कुछ है उसको ग्रंथ में लिख दो, नहीं तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ चला जाएगा। इसलिए श्रुति और स्मृति ग्रंथों से हमें पता लगता है कि योग वहां पर उस समय भी था। कब था? जब श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ लिखे गए थे उस समय पर योग था, और तब से नहीं था, पहले से भी रहा होगा। ठीक है। तो वेद श्रुति परंपरा से संबंधित माने जाते हैं, यानी कि वेदों को सुन करके ही आगे आगे पहुंचाया गया है, ये हम मानते हैं। और वेद को सबसे प्राचीन पुस्तक माना गया है। आज दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, बहुत सारी हैं, लाखों करोड़ों अरबों किताबें हैं, उनमें से जो सबसे पुरानी किताब है वो ऋग्वेद है ना। ये वेद तो वैसे चार हैं, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन उन चारों में से भी जो सबसे पुराना है, सबसे पुरानी पुस्तक है, वो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, वो है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद की पुस्तक में योग का वर्णन मिलता है ना। तो जो सबसे पुरानी किताब में योग शब्द का वर्णन है, तो इसका मतलब योग तब से रहा था, है ना। तब से योग रहा था। अगर उसमें किसी से पहला व्यक्ति रमेश रहा होगा, धरती पे जो पहला व्यक्ति आया उसका नाम रमेश था। क्यों? इतनी पुरानी किताब है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति का नाम रमेश होगा। तो ऐसे ही सबसे जो पुरानी किताब है दुनिया की, उसमें योग की चर्चा है, योग का वर्णन है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि योग ऋग्वेद के समय से, प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में था। हम, जी, हमारे ऋषि लोग उससे परिचित थे, ये बात हम मानते हैं। तो फिर हम ये भी मानना पड़ेगा कि इन ऋग्वेद के ऋषियों को ये योग कहाँ से पता लग गया, है ना। ये योग के ऋषियों को ये योग कहाँ से पता लगा? ये वेद के ऋषियों को तो पता लगा कि वेद के ऋषियों ने क्या किया था? वेद के ऋषियों ने किया ध्यान। ठीक है, ध्यान किया उन्होंने। केवल योग की एक ही विधा थी उस समय पर उपलब्ध, वो थी ध्यान, स्वाध्याय, आत्म साक्षात्कार। और जैसे ही स्वाध्याय व्यक्ति करता था, वो हम आगे बताएंगे इससे, तो उसके मस्तिष्क में ये डिवाइन नॉलेज, है ना, या परम परम नॉलेज या ब्रह्म ज्ञान वो उतरता था, जो आज भी वैसा ही उसका प्रोसीजर है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, अपने जो उसके अनुयायी थे उनको ये सारी चीजें बताई कि भाई मुझे ध्यान में ये गहराइयों से पता लगा है, और तुम इसको समझो और तुम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ो। नहीं तो आप सोच के देखो, आयुर्वेद में अगर आप किसी ने पढ़ा होगा, इतनी जबरदस्त नॉलेज अपने शरीर के बारे में दी गई है। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन दी गई है कि धरती की और चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा से सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य कितने चक्कर लगाता है, धरती कितने चक्कर लगाती है, चंद दिन और रात कब बनते हैं। इतनी नॉलेज प्राचीन काल में सूर्य सिद्धांत पुस्तक में कहाँ से आई? कोई भी, आज तो हमारे पास इतने सारे चंद्रयान है और अलग अलग तरह की सारी चीजें हैं, है ना। साइंस इतना तरक्की कर ली, उस समय तो नहीं था ये सारी चीजें, इक्विपमेंट्स इतने सारे थे नहीं। तो चांद पर पहुंच करके उन्होंने दूरी कैसे माप लिया? ये अंतः प्रज्ञा से जाना उन्होंने, ये ध्यान के माध्यम से जाना उन्होंने। दो तरीके से जान सकते हो आप, है ना, रिसर्च करके भी जान सकते हो, और ध्यान साधना करके भी वही चीजें जान सकते हो, है ना। वो हम आगे बताएंगे कि कैसे उन्होंने, ऋषियों ने पूरे शरीर का इतना गहराई से नॉलेज ले लिया, जितना तो साइंस को भी नहीं पता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले टीचर को नहीं पता होगा जितना आयुर्वेद के ग्रंथों में है हमारे शरीर के बारे में। तो ध्यान के माध्यम से उन्होंने नॉलेज लिया योग का, और फिर उस नॉलेज को अपने शिष्यों को बताया, समझाया, और उनके शिष्यों ने फिर आगे समाज में उसका प्रचार प्रसार किया। तो एक तो ये हो गया हमारा, वेदों से योग का एक तरीके से जन्म हुआ है। ये मुझे सर्टिफिकेट, अच्छा ठीक है। तो यो वैदिक काल से दो चीजें आ गई हमारे योग का इतिहास में। जो एक वैदिक इतिहास है, वैदिक इतिहास में वेदों से योग का
उद्गम माना गया है, वेदों से योग की उत्पत्ति में आ गया। तो एक दूसरी परंपरा और है, जैसे नाथ योगी है ना। नाथ योगी क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे योग नहीं आया कि पहले वेद के ऋषियों ने ध्यान साधना किया, फिर उनको योग की नॉलेज मिली, फिर उन्होंने शिष्यों को बताया, शिष्यों ने समाज को बताया। ऐसे नहीं आया, है ना। कंट्रोवर्सी होती ही है ना। कोई किसी दृष्टिकोण से देखता है चीजों को, कोई किसी दृष्टिकोण से देखता है। तो फिर नाथ योगियों से जब पूछा गया कि चलो तुम ही बता दो फिर योग कैसे आया, हम तक कैसे पहुंचा, उन्होंने फिर एक कहानी बताई कि क्या है ना, नाथ योगी दो सत्ताओं को मानते हैं, अर्धनारीश्वर को मानते हैं, शिव और शक्ति को मानते हैं, है ना। नाथ योगी, हठ योगी। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो शिव जी हैं और जो उनकी पत्नी है पार्वती जी, ये दोनों उधर बैठ करके कैलाश पर्वत पे अपने कक्ष में या बाहर कहीं भी आपस में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न पूछे थे, योग से संबंधित, है ना, सृष्टि से संबंधित, सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, उद्देश्य क्या है, आदि आदि क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो माता पार्वती को शिव जी ने सारी चीजें बताई, और लास्ट में क्या बताया, योग विद्या का उपदेश दे दिया। जब वो योग विद्या का उपदेश कर रहे थे तो उसी तालाब में, उसी के पास जो तालाब था, वहां पर एक मछली थी, मत्स्य था एक। उसने उस सारे ज्ञान को सुन लिया। अब उस सारे ज्ञान को सुन लिया तो शिव जी को पता लगा कि भाई ये नॉलेज तो जो है ना, इनको पता लग गई, मछली ने सुन लिया। आप बोलोगे कि सर मछली कैसे सुन सकती है, आजकल बहुत कुछ संभव है, पहले तो और भी अधिक चीजें संभव थी। इतना बढ़िया समय था उस समय, तो सबके चेतना का स्तर अलग ही था, बुद्धि का स्तर अलग ही था। आजकल तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, लेकिन उस समय तो बहुत चीजें हो सकती थी, पॉसिबल थी। तो उस मछली ने सुन लिया। तो शिव जी ने क्या किया, उस मछली को अपनी योग शक्ति के माध्यम से एक इंसान का रूप दे दिया, जिसको हम मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जानते हैं, गुरु मत्स्येंद्र नाथ, है ना। उनको मत्स्येंद्र नाथ बना दिया क्योंकि उसको योग की नॉलेज हो गई थी। तो मछली होकर के तो वो उसका उपयोग कर नहीं सकते थे, उसको इंसान का चोला पहना दिया, यानी कि इंसान के रूप में उसको बना दिया। उन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था मत्स्येंद्र नाथ ने। तो मत्स्येंद्र नाथ ने क्या किया फिर, मत्स्येंद्र नाथ ने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ को वो ज्ञान दिया, फिर गोरखनाथ ने अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, और फिर आज तक हमारे तक वो पहुंचा। तो नाथ परंपरा में योग का उद्गम ऐसे माना जाता है। ठीक है। तो वैदिक काल में कैसे माना जाता है वो मैंने बता दिया कि भाई, वेद प्राचीन काल में जो वेद था सबसे पुराना ऋग्वेद, उससे योग की उत्पत्ति हुई है, वहां से योग आया है। लेकिन नाथ परंपरा वाले मानते हैं कि शिव आदिनाथ शिव ने सबसे पहले वहां से योग आया है। ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी धारणा है, लेकिन वैदिक काल में वेदों से योग आया है। और वेदों में योग को लाने वाला कौन था, एक चीज और नोट कर लीजिए। जैसे नाथ परंपरा में भगवान शिव हैं, ऐसे ही वैदिक इतिहास में योग को हम तक पहुंचाने वाले या सृष्टि में लाने वाले हिरण्यगर्भ है। ठीक है, हिरण्यगर्भ सबसे पहले प्रवक्ता, फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा, जिसने सबसे पहले योग के बारे में वेदों में बताया है। वेदों में योग के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन है, हिरण्यगर्भ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। और अगर पूछा जाए कि नाथ परंपरा के अकॉर्डिंग बताइए कि योग सबसे पहले किसने बताया, तो नाथ परंपरा के अकॉर्डिंग सबसे पहले योग किसने बताया था, ये आप देख सकते हो, आदिनाथ शिव ने सबसे पहले योग की चर्चा की थी। किससे की थी, माता पार्वती से। सुना किसने था, मछेंद्र नाथ ने। मछेंद्र नाथ के शिष्य कौन थे, गुरु गोरखनाथ। ठीक है। तो ये एक परंपरा थी। तो ये दो परंपराओं का मुख्यतः जिक्र आता है, वर्णन आता है, ये पूछा जाता है। तो ये तो हो गई एक इतिहास की बात, लिटरेचर में, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन सर अगर वेद में हम किसने आर्कियोलॉजी, हाँ वेद जी, में किसने बोला था सर, आपने बोला था फर्स्ट स्पीकर, वेद में क्या नाम बोला हिरण था आपने? हिरण्य, हिरण्य अच्छा गर्भ, में किसने? हिरण्य गर्भ, ओके सर, थैंक यू। वेद में किसने बोला था सर, आपने बोला था हिरण्य फर्स्ट? गर्भ। ठीक है। तो नाथ परंपरा का हो गया। लेकिन ये तो हो गई सारी किताबों की बातें, है ना, किताबों में ऐसा लिखा है तो हमने मान लिया। हमें तो एविडेंस चाहिए। जैसा कि आजकल बोला जाता है कि ये विज्ञान का युग है, तर्क तर्क का युग है, लॉजिकल माइंड वालों का युग है, जमाना वैसा है। तो हमें तो प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो हाँ जी, हैंड रेज सर करके बोलिए, जो भी बोलेगा हैंड रेज करके बोलिए प्लीज।
जी सर, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं क्या? जी हिमांशु जी बताइए। जी सर, इसमें दो चीजें आई, एक नाथ परंपरा आई और एक वैदिक परंपरा आई। हम्म। तो नाथ परंपरा में कह रहे हैं कि सबसे पहले आदिनाथ शिव जी ने योग के विषय में बताया, और वैदिक परंपरा में हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले योग के बारे में बताया। आप मुझे मैसेज करिए, अगर आपकी आवाज कट रही है, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग के क्वेश्चन लेंगे, आप मैसेज कर दीजिए प्लीज, है ना। आवाज कट रही है, फिर तो वेट करना पड़ेगा मुझे सुनने के लिए। ठीक है, आप मैसेज ओके। करिए, नहीं तो क्लास के बाद हिमांशु हम जी, आपको हाँ 10 मिनट का हिमांशु जी, टाइम प्लीज देंगे। मेक श्योर एंड नॉट ओनली हिमांशु बट ऑल्सो फॉर ऑल, मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, कि अगर आप बात भी कर पाए तो प्रॉपर बात हो पाए। अदरवाइज क्या होगा कि आप मुझे अगर बीच में भी आप लोग कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप मैसेज कीजिए, है ना, ताकि हम लोग रेगुलर जो कनेक्टिविटी बनी हुई है वो बीच में डिस्कनेक्ट ना हो पाए, एक फ्लो हो। ठीक है। तो क्या हुआ कि हम हम किस आधार पे मानेंगे कि योग पुराना था? तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, है ना। आर्कियोलॉजिकल यानी कि खुदाई वगैरह जो करी है, पुरानी पुरानी जो सभ्यताएं रही हैं, जो सिविलाइजेशन रही हैं, है ना। बहुत बहुत सिविलाइजेशन हुई हैं, अलग अलग, मेसोपोटामिया, माया, सिंधु, है ना, इंडस वैली जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई हैं। और ये सारी सिविलाइजेशन कहाँ पनपी हैं? नदियों के किनारे, है ना। कोई गंगा नदी के किनारे, कोई सिंधु नदी के किनारे, कोई किसी नदी के किनारे। तो ये सारी सिविलाइजेशन पनपी हैं, बढ़ी हैं, और अच्छी तरह से संचालित हुई हैं, और फिर एक समय आकर के नष्ट हो गई हैं। लेकिन उन सारी सिविलाइजेशन में से सबसे जो समृद्ध थी, हर तरीके से, चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, है ना, किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए, चाहे उसमें संस्कार हो, चाहे संस्कृति हो, सबसे समृद्ध जो सभ्यता रही है, सिविलाइजेशन रही है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है। और सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन रही है, वो इंडस वैली ही रही है ना। सबको अपनी अपनी सभ्यताओं को पुराना करने का, पुराना सिद्ध करने का होड़ लगी रहती है। लेकिन लेटेस्ट जो सर्वे हैं, लेटेस्ट जो रिसर्च हैं, उनके आधार पर भी ये प्रमाणित हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी थी। तो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, तो सबसे समृद्ध सिविलाइजेशन थी, सब तरीके से समृद्ध थी वो। उस सिविलाइजेशन में 2700 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले, ना, सब चीजें थी उस संस्कृति में। भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सब तरीके से अपने जीवन को समृद्ध बनाने वाली सब चीजें थी उस सभ्यता। वो जहां जहां पर थी, वो सभ्यता जिन जिन नदियों के किनारे पर थी, वो आज दब गई है, मिट्टी के नीचे दबी हुई है। जब उनकी खुदाई की गई, है ना, खुदाई की गई, तो क्या मिला? उन खुदाइयों में कुछ आकृतियां मिली हैं, है ना, कुछ मोहरे मिली हैं, स्टैम्प, कुछ जीवाश्म अवशेष मिले हैं। तो वो अवशेष जो हैं, वो क्या सिद्ध करते हैं, वो मैं आगे, ये चलाइए मत इसके ऊपर प्लीज कोई भी, है ना। उसमें कुछ देवी माँ की मूर्तियां मिली हैं, कुछ मोहरे ऐसे, स्टैम्प ऐसी मिली हैं जिसमें तंत्र योग का पता लगता है कि हाँ, उस समय पर तंत्र योग भी रहा था, है ना। तो क्या क्या चीजें मिली हैं उसमें, ये आप देखिए, देख रहे हो ये खुदाई में मिली है। ये क्या कर रहा होगा? ये आसन कर रहा है, आप ध्यान से देखिए इसको। कौन सा आसन कर रहा है? हो सकता है पश्चिमोत्तानासन करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है। ये क्या कर रहा है? ये अपने पैरों को फोल्ड करके और दोनों को पकड़े हुए है। ये क्या कर रहा है ना, ये दोनों हाथों को जोड़े हुए है। ये क्या कर रहा है? दंडासन की स्थिति में है ना। तो ऐसे ऐसे ये सारे, ये भी दंडासन लगा के बैठा है, ये पद्मासन लगा के बैठा है ना। ये थोड़ा सा इसको रिपेयरिंग किया हुआ है, लेकिन ऐसी ऐसी ये चीजें मिली हैं। फिर और क्या मिला है? ये मिला है ना। ये आप फिगर देख सकते हो, ये एक पद्मासन की स्थिति में बैठा हुआ एक योगी है, आप मान सकते हो, है ना, जिसको थोड़ा डिवाइन बनाने का प्रयास किया गया है। ये फिर एक ये है ना। और सबसे जबरदस्त तो ये है, जो लास्ट वाला आप देख सकते हैं, ये एक पूरा हड्डियों का ढांचा है। ये योगी बैठा हुआ है, आप इसके हाथ देख सकते हो। ठीक है, ये खुदाई में मिला है सब कुछ। बिल्कुल पद्मासन की स्थिति में बैठा हुआ है, और इसने समाधि ले लिया होगा, किसी समय पर समाधि ले लिया, तो अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, और शरीर वहीं का वहीं रह गया, है ना। यानी कि यहीं से पद्मासन में बैठे बैठे इसने प्राण छोड़ दिए। और ये कभी हजारों सालों में, सदियों में जाकर के इसके ऊपर मिट्टी आ गई, ये भर गया, और ये ऐसे का ऐसा ढांचा इसका यहाँ पर रखा हुआ है ना, दबा हुआ है मिट्टी के भीतर। खुदाई में ये मिला है। ऊपर का सिर वगैरह टूट गया है, खुदाई में होल लग गया होगा कुछ, उस पे फोड़ा वगैरह, है ना। तो ये नीचे ऐसा बैठा का बैठा मिला है। तो ये क्या सिद्ध करता है कि जब उस सभ्यता में जगह जगह पर ये चीज मिलती हो, जगह जगह खुदाई में ये मिला हो, हड्डियों के ढांचे, पद्मासन में योगी,
तो आप क्या मान सकते हो कि उस सिविलाइजेशन में कितने सामान्य रूप से योग का जो है परिचय रहा होगा। सब लोग योग को कितना आराम से फॉलो करते होंगे, तभी ये खुदाई में इतनी सारी चीजें मिली है ना। अगर आप देखोगे आज वाली सिविलाइजेशन जो हम आज जी रहे हैं, डिजिटल सिविलाइजेशन उसको बोल सकते हैं आप। 1000 साल बाद तो हम नहीं रहने वाले हैं। 1000 साल बाद हमारी जो पीढ़ियां आएंगी वो खुदाई करेंगे तो उसमें क्या मिलेंगे? मोबाइल और इंटरनेट, है ना। और क्या मिलेगा? तो क्या बोलेंगे वो 1000 साल बाद? कि लगता है हमारे पुरखे जो है ना मोबाइल आईफोन वगैरह यूज करते रहे होंगे, है ना, मोबाइल चलाते रहे होंगे, इसीलिए ये नीचे पड़े हैं। और 1000 साल बाद क्या करेंगे वो? उनको मोबाइल की जरूरत नहीं रहेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, सब कुछ हाथ में होगा। हाथ ऐसे उठाते ही फोन लग जाएंगे, आजकल भी हो रहा है। ऐसे करते ही चीजें अपने आप, दरवाजा बंद हो जाएगा, सोचते ही लाइट ऑन हो जाएगी, सोचते ही लाइट ऑफ हो जाएगी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। लेकिन वो बोलेंगे कि हमारे पुरखे मोबाइल का यूज करते रहे होंगे। तो हम भी ऐसे ही अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे पुरखे योग करते रहे होंगे, इसलिए इतनी सारी मोहरें मिली हैं हर जगह जगह पर। ये योग से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। तो एक मूर्ति और मिली है, जो कहाँ मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस था। जैसे आजकल भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिल्ली, है ना, क्योंकि राजधानी है। तो ऐसे ही सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो नाम का एक जगह थी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन पूछा गया था। उस मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? एक देवता की मूर्ति मिली है। वो देवता कैसा है? मेल है वो, है ना। फीमेल फीमेल होती तो वो देवी कहलाती, लेकिन ये मेल है। उस देवता की मूर्ति मिली है। वो मूर्ति 3 मुखों वाली है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 मुखों वाला देवता कौन सा है? 3 मुखों वाला देवता कौन सा है? किसको माना जाता है हमारे में? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को तो माना जाता है, 3 मुख है उनके। तो इसलिए ये प्रमाणित करता है कि योग के जो प्रवक्ता हैं, ये वैदिक काल में जिनको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उसकी उसका भी परिचय लोगों को था, उसकी भी जानकारी लोगों को थी। क्योंकि वैसे ही मिलती जुलती मूर्ति, जैसा शास्त्रों में उसका ब्रह्मा जी का वर्णन आता है, उसी से मिलती जुलती मूर्ति एक मोहनजोदड़ो में मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। तो हम ये मान सकते हैं कि योग उस समय से चला हुआ आ रहा है। योग से उस समय के लोग भली भांति परिचित थे। ठीक है। तो अब ये कुछ काल है, कुछ पीरियड्स हैं, वो आप देख लीजिए। कि पूर्व वैदिक काल में योग जो है 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक में अलग अलग तरीके से वेद आए, उपनिषद आए, स्मृतियां आई, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, महाकाव्य बने, रामायण और महाभारत, है ना। 18 पुराण बने। ये सारे जो चीजें, ये सारे ग्रंथ जो योग वाले ग्रंथ है जो निर्मित हुए हैं, ये 1500 से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक में ये निर्मित हुए हैं, है ना। और उन पांडुलिपियां जो मिली हैं, उन पांडुलिपियों में ये सारे चित्र मिले हैं। आप देख सकते हो ये कलाकारी मिली है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, ये सिद्धि को दर्शा रहा है, ये हठियों को दर्शा रहा है, ये ध्यान साधना को दर्शा रहा है, ये हठियो भक्तियों को दर्शा रहा है ना। ये भी हठ योग, तप योग, बोला हठ योगी को दर्शा रहा है। ये सारे क्या है? योग को दर्शाते हुए सारे चित्र मिले हैं। फिर 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का जो टाइम था, उसको बोला जाता है शास्त्रीय काल, है ना। शास्त्रीय काल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उस समय पर शास्त्रों की रचना हुई थी, शास्त्र लिखे जाने लगे थे। शास्त्र क्यों लिखे जाने लगे थे? मैंने रीजन बताया था। क्योंकि गुरुओं का, शिक्षकों का, आचार्यों का अभाव होने लगा था। अभाव क्यों होने लगा था? तरह तरह के आक्रमण होने लगे थे। सिविलाइजेशन डेवलप हो गई थी, तो ये सिविलाइजेशन वाले दूसरी सिविलाइजेशन पे अटैक करते थे, है ना। हिस्ट्री में आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो, है ना। क्योंकि सबको अपना आधिपत्य जमाना था, सबको राजा बनने की होड़ लगी थी कि इस कबीले का राजा कौन बनेगा, इस सिविलाइजेशन के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा। तो ऐसी जो है अलग अलग तरह की झगड़े प्रतिस्पर्धाएं होने लगी। जैसे आजकल रूस और यूक्रेन की चल रही है, फलस्तीन और इजराइल की चल रही है ना, गाजा की। तो क्योंकि उनको जमीन के ऊपर कब्जा चाहिए, तो इस कब्जे में क्या होता है? सारे सैनिक ही थोड़ी मारे जाते हैं, कुछ शिक्षक भी होते हैं, है ना, कुछ टीचर भी होते हैं जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने बहुत जीवन भर रिसर्च किया है, वो लोग भी मारे जाते हैं। तो उन लोगों को अपना नॉलेज प्रिजर्व करना था, स्टोर करना था, तो उन्होंने क्या लिखा? शास्त्र लिखे, है ना। जिनको हम आजकल किताबें बोलते हैं, उस समय उनको शास्त्र बोलते थे। तो शास्त्र लिखना शुरू किया। कौन सा पीरियड था वो? 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का वो पीरियड था, जब ये ग्रंथ लिखे जाने लगे। उस समय कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? योग सूत्र उसी समय की रचना है। गीता उसी समय लिखी थी व्यास जी ने, है ना। तो महावीर और बुद्ध भी उसी टाइम पर हुए थे, है ना। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे मानते हैं, ध्यान रखिए। ये सर्वों की बात बता रहा हूं मैं अभी तक, है ना। ऐसा हम नहीं मानते हैं।
ऐसा सर्वे मानता है। सर्वे तो क्या मानता है कि जो वेद भी है ना, वो वेद भी 2000 साल पहले लिखे हैं, 4000 साल पहले। लेकिन हम तो क्या मानते हैं, करोड़ों वर्षों पहले वेद था, है ना। लेकिन रिसर्च जो मानती है उसको भी हमें समझना पड़ता है, समझना चाहिए, क्योंकि रिसर्च जो इंडिकेट कर रही है उसको भी हमें पता होना चाहिए। हमारी मान्यता भी पता होनी चाहिए और लेटेस्ट जो रिसर्च है वो भी पता होनी चाहिए। तो उसी समय पर 5 महान व्रत जो है उनकी अवधारणा भी उसी समय आई थी। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी उसी समय आया था, कि सारी बातें। और गीता में जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा है वो भी उसी समय पर आई थी। तो सारी बातें ये उसी समय पर 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व में शास्त्रों के रूप में हम तक पहुंची हैं। बस ये लास्ट 2-3 स्लाइड और हैं, फिर आज की कक्षा को हम करेंगे क्योंकि ज्यादा समय हो गया है। तो इसके बाद फिर आता है 800 ईसा पूर्व से और 1700, सॉरी 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी का जो समय है। जैसे आजकल हम 2024 में हैं, तो आज से लगभग मान के चलो 1700 में कब पहुंचेंगे हम, 600 साल पहले, है ना। 800 से 600 साल के बीच का जो समय था, उसको हम, उसमें क्या क्या चीजें आई थी, उसको उत्तर शास्त्रीय काल बोला जाता था। पोस्ट शास्त्रीय काल एक तरीके से आप बोल सकते हैं। यानी कि शास्त्र जब लिखे गए, उन शास्त्रों के लिखे जाने के बाद का जो काल है उसको बोलते हैं उत्तर, है ना। पूर्व का जो होता है, यानी कि पूर्व यानी कि पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो ये जो काल है 800 से लेकर के 1700 ईस्वी का, इसको बोलते हैं उत्तर शास्त्रीय काल। इसमें क्या क्या आए हैं, ये आचार्य त्रय, 3 आचार्य इसमें आए हैं जो बहुत फेमस हैं। जिसमें बोलते हैं हम शंकराचार्य, जिसको बोलते हैं रामानुजाचार्य, जिसको बोलते हैं माधवाचार्य। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम वेदांत की चर्चा करेंगे, है ना। तो वेदांत दर्शन की जब चर्चा करेंगे तो इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो अब ये याद रख, मान के चलो आप, 800 से 1700 ईस्वी के बीच में 3 आचार्य आए हैं। तो जिन्होंने समाज को और हिंदू संस्कृति को, भारतीय सनातन संस्कृति को बहुत कुछ ऐसा अनमोल दान दिया है, जिसकी वजह से भारत की पहचान है ना। एक समय पर वेद शंकराचार्य ने जो वेदांत दर्शन लिखा है उसी से पूरे भारत की पहचान थी। एक अकेला दर्शन है जो पूरे भारत का दर्शन बन गया था एक समय पर, है ना। आजकल तो हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया, वेदांत दर्शन वो इन्हीं की देन थी, शंकराचार्य की। फिर ये माधवाचार्य उसी संप्रदाय में थे, रामानुजाचार्य भी उसी संप्रदाय में थे। इसी अवधि में, इसी 800 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में सूरदास भी आए, तुलसीदास भी आए, पुरंदरदास, मीराबाई, है ना, ये सारे लोग आए। यानी कि ये जो समय था, ये पूरा का पूरा समय भक्ति योग का समय बन गया, है ना। यहाँ पर इन्होंने ये सारे ज्ञान ध्यान की बातें करते थे, लेकिन ज्ञान ध्यान की बातों के कारण से क्या हो गया, धीरे धीरे समाज में संवेदनहीनता बढ़ने लगी, है ना। जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, वो इमोशनलेस होने लगता है। तो अचानक से एक वैक्यूम बना और भक्ति योग का प्रारंभ हुआ, और भक्ति योग में एक के बाद एक संत आए। सूरदास, तुलसीदास, पुरंदरदास, मीराबाई, और भी बहुत सारे हैं। मुसलमानों में राबिया आई, है ना। और ऐसे ऐसे अलग अलग धर्मों में भक्ति योग का उदय हुआ। इसी समय पर हठ योग के योगी भी आए थे, है ना। हठ योग के योगी मछेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, कोरंगीनाथ, स्वात्मा राम, घेरंड, श्रीनिवास भट्ट, ये सारे योगी भी उसी समय पर आए। ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये इतिहासकार जो मानते हैं वो बता रहा हूँ। लेकिन हम मछेंद्रनाथ को तो बहुत प्राचीन मानते हैं, ठीक है। ये मछेंद्रनाथ को मानते हैं कि अभी 1000-2000 साल पहले की बात है, 700-800 साल पहले की बात है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, ध्यान रखिए आप इस बात को। ये बता रहा हूँ मैं किसके अकॉर्डिंग, जो इतिहासकार मानते हैं, जो उनकी रिसर्च मानती है, ठीक है। तो ये समय आ गया। और इनके इतिहासकारों के अनुसार भी हिंदू संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी सिद्ध होती है, इनके अकॉर्डिंग भी। और हमारे अकॉर्डिंग तो करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो कहाँ गया कर से, हाँ। फिर आता है हमारा आधुनिक काल, प्रेजेंट टाइम, एक तरीके से मॉडर्न टाइम आप इसको बोल सकते हो, है ना। मॉडर्न टाइम 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच का जो समय था, इसको हम आधुनिक काल में गिनती करते हैं। इसमें कौन कौन आए थे, इसमें आए थे महान महान योगी, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद, ये सारे योगी इसी समय में आए थे, है ना। ये सारे 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में आए। और ये इस समय पर जो डेवलपमेंट हुआ, वेदांत दर्शन आ गया था पहले वाले में। जो भी पहले वाला जो काल था, उत्तर शास्त्र जो काल था, उस समय वेदांत दर्शन आ गया था। लेकिन वेद भक्ति योग भी आ गया था, नाथ योग भी आ गया था, मैंने बताया आपको, हठ योग भी आ गया था।
लेकिन वेदांत का, भक्ति योग का, नाथ योग का और हठ योग का डेवलपमेंट कब हुआ है? वो 1700 से 1900 ईस्वी का जो समय था, उस समय पर इनका डेवलपमेंट हुआ। जैसे जैन धर्म तो कभी कहा गया था, ऋषभ देव तो वेदों में ही आ गए थे, वेदों में ही जिक्र है ऋषभ देव का। लेकिन आपने जैन धर्म को कभी जाना? कब जाना? जब महावीर स्वामी आए, जाना आपने तब। यानी कि जब जैन धर्म का विस्तार हुआ तब आपने जानना शुरू किया। अभी वेदांत दर्शन को किसी को नहीं पता था, लेकिन अभी जो आचार्य प्रशांत जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, काफी फेमस हो गए हैं, तो उनकी वीडियो को आने के बाद जन साधारण को, जिनके हाथ में मोबाइल था, उनको पता लगा कि वेदांत दर्शन नाम की कोई चीज होती है, जिसका फैन हुआ जा सकता है ना, जिसको हम पढ़ा जा सकता है, जिसमें गजब गजब की बातें हैं। तो ऐसा समय जब डेवलपमेंट होता है और कोई नई चीज आती है, तो हम मानते हैं कि हाँ, उसका डेवलपमेंट काल आ गया, वो पूरी तरह से विकसित हो गया और मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में, सोसाइटी में आ गया। तो ये जो 1700 से 1900 का जो समय है, ये वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग और हठ योग का एक तरीके से डेवलपमेंटल पीरियड था। इस समय उनकी डेवलप हुआ। इसी समय पर आए बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ, गोरख शतक, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, है ना, ये सारे इंपोर्टेंट जो ग्रंथ हैं हठ योग के, ये वो इसी समय पर आए। और महान महान योगी स्वामी शिवानंद, टी कृष्णमाचार्य, कुवल्यानंद, श्री योगेंद्र, स्वामी राम, श्री अरविंद, महर्षि महेश योगी, ओशो, आचार्य रजनीश, पट्टाभी जोइस, के BKS अयंगर, है ना, स्वामी सत्यानंद, और स्वामी रामदेव का तो अभी लेटेस्ट है ना, वो तो लेटेस्ट है 1900 के, तो वो काफी पुराना हो जाएगा, तो अभी के लेटेस्ट है। तो ये सारे योगी भी धीरे धीरे आधुनिक काल में ही हम इनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है आपका, अब है कि जो जिस बात पर अधिकतर लोग सहमत होते हैं, सबके अपने अपने कैलकुलेशन है, अपने अपना ज्ञान है। कोई किसी पीरियड में मानता है कि ग्रंथ आए, कोई किसी पीरियड में मानता है कि इससे ये भक्ति या योग का काल था, कोई किसी काल को मानता है कि ये वाला वेदांत का काल था। लेकिन एक आम सहमति बन गई है इन 4 पीरियड्स के ऊपर, है ना, सब विद्वानों की एक आम सहमति है। जो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि योग का ऐतिहासिक विकास क्रम कि कितने कालखंड हैं, तो 4 कालखंड हैं। 4 कालखंड है, इसके ऊपर सबकी सहमति है ना। सबने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके, मान लो कि थोड़ा सा बुद्धि लगा करके, कुछ भी मान करके, समझौता करके, इन 4 कालखंडों पर, 4 पीरियड्स के ऊपर सबकी सहमति बन गई है। और ये 4 पीरियड्स आप देख सकते हो, ये वाले हैं। पहला कालखंड है जिसमें श्रुति कालखंड है, 1500 से ईस्वी से लेकर के 300 ईसा पूर्व का जो कालखंड माना जाता है। फिर श्रुति के माध्यम से जो नॉलेज हम तक पहुंची थी वो कहीं गुम ना हो जाए, तो फिर सूत्रों में उसको हाँ, सूत्रों में उसको लिख दिया गया, सूत्रों में। फिर उन सूत्रों को समझना इतना कठिन हो गया, प्रिजर्व तो कर दिया हमने उसको, है ना, प्रिजर्व तो कर दिया, लेकिन उसको समझना कठिन हो गया। अब जैसे आर्मी में होता है ना, आर्मी वाले ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि कहीं अगर उनको अटैक करना जाना है, मान लो अब पाकिस्तान पे अटैक किया, कि भाई चलो हमला करो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वो उन्होंने कुछ साउंड बना रखी है ना। वो जैसे मान लो मुझे कहना है कि अटैक शुरू करो, तो वो बोलेंगे 1, या वो बोलेंगे ए, है ना। वो कोड में बात करते हैं ताकि उनके बस वही लोग समझे जो उनकी टीम के मेंबर है, बाकी कोई ना समझे, है ना। तो सूत्र में उन्होंने, ऋषियों ने सूत्रों में सारा योग का ज्ञान पिरो दिया, है ना। लेकिन वो सूत्र क्या कर दिया, बस याद रखो और आगे आगे लोगों तक पहुंचा दो, है ना, जिसको जो समझना है ना वो समझ जाएगा। तो सूत्रों को बना दिया, लिख दिया। उसके बाद उन सूत्रों को समझना कठिन हो गया, तो बाद वाले योगी आए, उन्होंने क्या लिखी, उनके ऊपर कमेंट्री लिखी, है ना, टीकाएं जिसको बोलते हैं, कमेंट्री। उन सूत्रों को डिस्क्राइब किया कि ये क्या कहता है। जैसे सूत्र है एक, अथ योगानुशासनम, ये एक सूत्र है। आप बोलोगे सर यथा योगानुशासन का मतलब क्या है? फिर आप उसका डिस्क्राइब करोगे, उसको बताओगे कि अथा का मतलब ये होता है, योग का मतलब ये होता है, अनुशासन का मतलब ये होता है, और ऋषि इसमें ये कहना चाहते हैं। जैसे कविताएं आप पढ़ते हो, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहना चाहते हैं कि, है ना, ऐसे ही ये सूत्र ये कहना चाहता है, उसको डिस्क्राइब किया गया, उसको बोलते हैं टीका ग्रंथ, कमेंट्री। ठीक है, कमेंट्री लिखने का समय कब था? 400 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय था, वो कमेंट्री लिखने वाला था। इसमें सारे सूत्र ग्रंथों के ऊपर कमेंट्री लिखी गई, चाहे वो रामायण, सॉरी, चाहे वो न्याय दर्शन हो, सांख्य हो, वेदांत हो, मीमांसा हो,
है ना, सब ग्रंथों के ऊपर कमेंट्री लिखी गई, तो ये काल था। फिर सारे कमेंट्री जब खत्म हो गई तो फिर आता है भक्ति योग और हठ योग का काल। ये इकट्ठा आया, एक ही समय पर आया भक्ति और एक ही समय पर आया हठ योग। ये काल था 1000 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के। जितने भी आपको हठ योगी मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, जितने भी आपको भक्ति योगी मिलेंगे, वो सारे एक ही पीरियड में आए थे, है ना। लेकर के 1900 का जो पीरियड है वो सारा भक्ति योगियों का पीरियड, ठीक है। तो ये सारा पीरियड भक्ति योगियों का हठ योग का रहा। इस समय पर भक्ति योग भी पूरा अपना उत्कर्ष के अपनी सीमा पर था और हठ योग भी उत्कृष्ट सीमा पर इस समय था, ठीक है। तो योग का इस तरीके से डेवलपमेंट होते होते हम तक पहुंचा। फिर आधुनिक काल है, ये 1900 के बाद का जो समय है, ये आज तक का जो समय है जो चल ही रहा है। इसमें योग कुछ कुछ अलग अलग रूपों में आ रहा है, कोई योग थेरेपी बना रहा है, कोई पावर योगा है, कोई कोल्ड योगा, कोई वाइन योगा। ये भी तो डेवलपमेंट ही है योग का, है ना। डेवलपमेंट ही तो है एक तरीके से। हाँ, वो अलग बात है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो अलग है, लेकिन डेवलपमेंट तो है, ठीक है। तो ये आधुनिक काल है जो आज इन 1900 से शुरू हो गया था। इसमें ये बीके से एंगर से लेकर के और अलग अलग जो पावर योगा वाले, है ना, ये सब लोग आए। चोपड़ा वोपड़ा क्या था नाम था, विक्रम योगा, कई कई तरह के अष्टांग योगा, विन्यास योगा, ये सारे इसी के बाद डेवलप हुए हैं, है ना। तो ये आधुनिक काल की श्रेणी में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर योगा कौन से कालखंड की है, कौन से कालखंड का उत्पादन है, या कुछ भी आप बोलो किस कालखंड में उसका उदय हुआ, तो आप बता देंगे कि ये तो विक्रम योगा तो लेटेस्ट है, तो ये आधुनिक काल में ही आया होगा। अगर आपसे बोला जाए कि कबीर या भक्ति योग का कौन सा काल था, तो आप समझ जाओगे भक्ति योग वाला तो काल तो 1000 से लेकर के 1900 वाला है। अगर पूछा जाए कि न्याय सूत्र के ऊपर कमेंट्री किस काल में लिखी गई, तो आप बता दोगे तृतीय कालखंड में लिखी गई, क्योंकि सारी टीकाएं उसी समय पर लिखी गई थी। अगर पूछा जाए योग सूत्र कौन से काल में लिखा गया, तो सूत्र काल कौन सा है, सूत्र काल तो ये वाला है ना। द्वितीय कालखंड यहाँ पर लिखा गया। और वेद कौन से कालखंड में आए, वेद तो श्रुति से संबंधित है, तो श्रुति काल में ही आएंगे, तो इस कालखंड हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा योग का जो डेवलपमेंट हुआ उसका पूरा ये आपको चार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा आपका थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने दिया। समय भी काफी ले लिया आप लोगों का, पहली पहली कक्षा थी, इंट्रोडक्शन जरूरी था, आप लोगों से भी परिचय करना जरूरी था। अब जिनके जो क्वेश्चन हो तो आप 5-7 मिनट के लिए हम अवेलेबल हैं, आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने अपना वक्तव्य पूरा किया, धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम। जी, जी प्रणाम। मैं बलवीर, मेरे कुछ क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा जी। हूँ कि एक तो जो आपने ये हम्म। बताया, इसके बारे में हम्म। जानकारी तो काफी अच्छी लगी, क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर हूँ ना, मेरा कोई योग का बैकग्राउंड है कुछ भी नहीं है। मुझे नॉलेज गेन करने की आदत है, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन ले रखा है। ठीक है, और आपका समझाया हुआ बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे से मतलब एक एक चीजें क्लियर बताइए। अब ये चीज है कि अब जो आपने बताया, ये तो आपने मतलब अभी ये इसके और डीप में भी कुछ बुक्स वगैरह है, या फिर ये जो आपने बताया वापस हम रिवाइज कहाँ से करेंगे? देखो, रिवाइज करने के लिए तो पहले क्लास में कल वाली 1 तारीख में जो क्लास हुई थी, अर्पण जी ने आपको काफी अच्छे से बताया था कि वो कुछ कंटेंट प्रोवाइड भी कराएंगे। लेकिन जो मैंने बताया है ना, अगर वो किसी किताब में होता तो मेरी जरूरत नहीं होती, है ना। नहीं जब नहीं, एक अध्यापक वो नहीं कहीं कह रहा हूँ। जी जी, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मैं अपनी मेरे बात कहने बताता का, हूँ आपको। हाँ हाँ, जी जी, जी मैं जी। बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, समझ गया। तो क्या है कि कुछ तो कंटेंट अर्पण जी आपकी हेल्प करेंगे, वो बताएंगे आपको कहाँ से क्या लेना है, क्या पढ़ना है। बाकी ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। और नोट जरूर करते रहे, पीपीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किताब भी अर्पण जी सजेस्ट करेंगे, नहीं तो मेन टेक्स्ट जो है आप पढ़ सकते हो, हठ योग प्रतिपिका गहरण संहिता, अगर खुद से लेना चाहो तो, है ना। नहीं तो आवश्यकता वैसे नहीं है बाकी सब स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। हठ प्रतिपिका गहरण संहिता, है ना, ये सारी किताबें आप पढ़ सकते हो। उसके जो भूमिका वाला जो पार्ट होता है, भूमिका में ये सब बातें मिलेंगी लगभग जो मैंने बताई हैं, लगभग थोड़ी बहुत मिल अच्छा। जाएंगी वहां पर भी, ठीक है। भूमिका पढ़िए जरूर, सीधा चैप्टर मत खोलिए, सीधा पहले भूमिका पढ़िए किताब की, उसमें मिलता है सब चीजें फॉरवर्ड, है ना। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का?
सर नमस्कार। जी नमस्ते। आचार्य जी की लिखी हुई पर्टिकुलर है। जी कौन बोल रहे हैं? सर जी आवाज़ नमस्कार। नहीं आ रही है। जी नमस्ते। नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं? सर हिमांशु जोशी बात कर रहा हूँ। जी हिमांशु बताइए। सर मैं आपसे एक्चुअली ये पूछ रहा था, जैसे इसमें रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन है, आप जब बोल रहे थे तो बहुत सारी आपने ऐसी चीजें बोली जो कि उसमें नहीं था, जो आपने पीपीटी शो की। तो यदि हम उसे नोट करना चाहें तो उतने में शायद कंटेंट आगे चला जाता है, हमारा लिखना थोड़ा छूट जाता है। तो क्या ये हम्म। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाएगी हमको? वो अर्पण जी आपको बता देंगे, है ना। शायद वो अवेलेबल कराएंगे, जितना मुझे जानकारी है। बाकी अभी अवेलेबल होंगे तो आपका उत्तर दे देंगे वो, है ना। आप अभी क्लास में लास्ट में बने जी रहिएगा, मैं आप लोगों के डिस्कशन जो इस क्लास के बाद के जो रहेंगे वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी। ज्यादा स्पीड से तो नहीं हो गया? कोई कमेंट करके बताएं मुझे, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हम? थोड़ा सा स्पीड नहीं कम सर, करी जा एकदम सकती है। ठीक नहीं तो सर, ठीक है एकदम आप अच्छा था नहीं सर। सर, हाँ, तेज एकदम अच्छा था सर। नहीं था, लेकिन तेज नहीं था, लेकिन वक्तव्य के साथ यदि लिखना पड़े तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट जरूर रहता है। बट नहीं, जी अच्छा जी था, जी। आपका समझाने की स्पीड, बोलने की स्पीड सब अच्छी थी। ओके ओके। थोड़ा सा हम कर लेंगे, मैं सर। ध्यान रखूंगा आप सर लोग लिख भी मुझे भी पाओ बस उसको। मुझे भी बस यही पूछना था कि जो आपने आज पढ़ाया उसको हम रिवाइज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि रिवाइज तो करना होगा। देखो अभी कुछ जो आपने नोट किया होगा वो आप उसको पढ़िए, अभी पढ़ करके सोइए उसको। आज आपने पढ़ लिया 9 बजे, अभी जब सोएंगे 10 बजे तो 5 मिनट में आप उसको छोटा सा रिवीजन जरूर कर लें, है ना। ठीक है। ये याद रखने के लिए नहीं, अपने मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी रिवाइज कर लें। दूसरा, जब आप उसमें जो लिखेंगे, है ना, पीपीटी और ये जो भी कंटेंट होगा वो अर्पण जी आपको बताएंगे कब मिलेगा, तो उसको देख करके अभी आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है बाकी नोट करते चलिए, मेरा यही सर, ये प्रयास रहेगा नोट्स कि आप हमको लोग जो मैं इंग्लिश। पढ़ाऊँ उसको उसको नोट जरूर करें, है ना। सर नोट तो नोट कर रहे जरूर हैं, करें क्योंकि लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा बता देंगे कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो उसको हम अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट तो हम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से कर रहे हैं, हमको क्या नोट करना है। बट अगर आप बताएंगे कि इसको आप नोट करिए इम्पोर्टेंट है, तो वो ज्यादा सही रहेगा। जी जी। ओके सर सर, ये बाकी नोट बहुत अच्छा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बढ़िया था नहीं, बाकी। क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन। ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, ये अर्पण जी आपको बता देंगे। मेरे से विषय से संबंधित आप पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मेरे पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी कंटेंट से रिलेटेड। पीपीटी रिकॉर्डिंग अर्पण जी आपको बताएंगे, है ना। ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है शायद। सर ये जो आपने ठीक है आज मुझे पढ़ाया ये मेनली हिस्टोरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे टाइप में आते हैं? प्रियांशु जी ने पूछा है कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि योग के आदि प्रवक्ता कौन थे, है ना। तो जब केवल ना तो उसमें वेद लिखा हुआ है ना उसमें नाथ परंपरा लिखा हुआ है, तो जब किसी में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो आप समझ लिए वेद के आधार पर ही पूछा गया है। अगर नाथ परंपरा के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो बोलेंगे नाथ परंपरा के अनुसार योग के आदि प्रवक्ता कौन है। आदि प्रवक्ता यानी कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा, तो आप बोलेंगे आदिनाथ शिव। कहीं पर शिव लिखा मिलेगा ऑप्शन में, कहीं पर आदिनाथ लिखा मिलेगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर पूछा जाएगा कि योग के किस कालखंड में टीका ग्रंथों का निर्माण हुआ, कमेंट्री बुक्स किस पीरियड्स में लिखी गई, तो आप बताएंगे कौन सा पीरियड था वो, है ना, तृतीय कालखंड था। अयंगर योगा किस कालखंड की देन है, तो आप बताएंगे आधुनिक कालखंड की देन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इनमें। ठीक है। पूछेंगे शिव और पार्वती जब आपस में संवाद कर रहे थे तो सबसे पहले योग का ज्ञान किसने सुन लिया था, भेड़ ने, बकरी ने, मगरमच्छ ने, या कोई भी, नन ऑफ द अबव, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि सिविलाइज सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिली थी उस मूर्ति के कितने मुख थे, ये पूछा गया था क्वेश्चन। उसके कितने मुख थे, 2 3 4 5।
उसके 3 मुख थे, मैंने अभी बताया। एक पूछा गया था कि वो मूर्ति नर थी कि मादा थी, वो मूर्ति नर की थी। ठीक है ना, यही तो मैंने आपको रिपीट करवा रहा था अभी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। थैंक यू और सर। कोई क्वेश्चन किसी का? जी जी। अच्छा, मुझे मैसेज आया कि नाथ परंपरा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती वाली कथा शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? वो बताऊंगा मैं आपको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। में 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पूछे थे मैंने भगवान शिव से, और 13 क्वेश्चनों का उत्तर उन्होंने दिया, बड़ा सुंदर दिया है ना। पूरा जीवन दर्शन है उसमें, वो मैं बताऊंगा जब 5 मिनट चलेगी, है ना। तो जो भी पढ़ाएंगे उसको उसमें भी बताया जाएगा वो, लेकिन कल वाली क्लास में मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, 5 मिनट में पूरा है ये, 13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। तो अब हम अर्पण जी को सौंपते हैं आगे का दायित्व। सब धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे से आज नहीं जो क्वेश्चन पूछ पाए हैं, तो कल वाले कक्षा में पहले आप क्वेश्चन पूछें। सबका क्वेश्चन पूछना कंपलसरी है, और अच्छे क्वेश्चन पूछिए पढ़ के। ठीक है, यही मेरा आपसे निवेदन है। ओम शांति शांति।